सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। जितनी जल्दी अमेरिका ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की थी उससे भी ज्यादा तेजी से अब वहां से भाग रहा है। खबर यह है कि अमेरिका ने रात की तारीकी में बगराम एयरबेस खाली कर दिया। यह कार्रवाई इतनी तेजी और खामोशी से की गई कि अफगान फौज को कानो कान खबर तक न हुई। पता उस वक्त चला जब अमेरिकी फौज के छोड़े गए सामान की लूट मार शुरू हुई। इसे सिर्फ एक झलक करार दिया जा रहा है, सिर्फ एक झलक, वरना अमेरिका के मुकम्मल इनखला के बाद अफगानिस्तान में इससे कहीं ज्यादा खौफनाक लूटमार, कत्ल गारत और खाना जंगी के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। तशवीशनाक बात यह है कि मामला सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। अमरीकी इनखला को लेकर खित्ते पर बदअमनी के बादल मंडला रहे हैं। तालिबान की तरफ से 200 से ज्यादा अजला पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। अमरीका की तरफ से ताकत के जोर पर मुसल्लत किसी भी हुकूमत को तस्लीम ना करने का बयान भी सामने आया है। लेकिन अफगानिस्तान को इस हाल तक पहुंचाने वालों की तरफ से ऐसे बयान पर दुनिया सवाल उठा रही है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी अमन अमान का मसला हमेशा से सवालिया निशान रहा है, जिसका अमन भारत ने अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करके अब तक बर्बाद किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तान में आने वाली तब्दीली के बाद अब यहां भी कोई तब्दीली आएगी या नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि वो बलूचिस्तान में अमन अमान के लिए शरपसंदों के साथ भी बातचीत को तैयार है। माहिरीन के मुताबिक ये अच्छा मौका है क्योंकि बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी नेटवर्क कमजोर पड़ गया है। ऐसे में मुज़ाकरात की बातें नाराज बलोचों को मनाने का अच्छा मौका साबित हो सकती हैं। लेकिन मुज़ाकरात के साथ साथ बलूचिस्तान के माशी हालात को भी बेहतर करना होगा। इससे पहले जो हम पैकेज का खेल खेलते आए हैं, इससे आगे बढ़कर बलूचिस्तान की हकीकी तरक्की के लिए काम करना होगा। जब इस तरक्की के समरात आम आवाम तक पहुंचेंगे तो फिर ही शरपसंदी का खात्मा मुमकिन होगा। क्या हुकूमत इसके लिए बड़े इक़दाम उठाएगी या फिर वज़ीर आज़म का यह भी बयान माजी के हुक्मरानों के बयानात की तरह सियासी साबित होगा? आज इसी पर बात करेंगे। इसके साथ इस पर भी नजर डालेंगे कि अपोजिशन को एपीसी मंसूख क्यों करना पड़ गई। अपोजिशन की एहतजाज की धमकियों में कोई हरारत बाकी है या ये सिर्फ ठंड प्रोग्राम है। और मरीम नवाज का बयान के जिनके खिलाफ जिद्दोजहद की अब इन्हीं से डील कैसे कर ले, सब पर बात करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं बलूचिस्तान से। असद खरल बाबडोगर मेरे साथ हैं। असद खरल साहब, क्या इमरान खान साहब के बयान के जी मैं सोच रहा हूं, और उसके बाद फवाद चौधरी भी कह रहे हैं जी इस बारे में अब पूरा एक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, ये हमने माजी में भी देखा है। कभी इनसे बातचीत की जाती है, फिर नाराज बलोच कहें या दहशतगर्द कहें, फिर टर्म बदलनी पड़ती है। पहले ये दहशतगर्द हैं, फिर इसके बाद उनको कहा जाता है जी ये नाराज बलोच हैं। तो किस तरह से इनसे बातचीत का आगाज होगा और क्या ये सूदमंद भी होगा? देखिए, अगर आप माजी में जाएं तो भी रिसेंट पास्ट की बात करें तो नून लीग के दौर के अंदर आपने देखा जब वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी साहब थे, और उससे पहले भी जो एक वज़ीर, क्या नाम था उनका, अब्दुल मालिक नहीं, वो जो वज़ीर वहाँ पे दाखिला थे, बुख्ती साहब, सरफराज बुख्ती साहब, उन्होंने भी काफ़ी ऐसे लोग जो नाराज बलोच का जिनको नाम दिया गया पहाड़ों से नीचे उनको लाए और उन्होंने हथियार जो है अपने फेंके और वो कौमी धारे के अंदर शामिल हुए। अब इमरान खान साहब, कतई कलामी माफ़ी, आर्मी चीफ का भी बयान सामने आया है। वो भी कह रहे हैं कि समाजी इक़्तिसादी तरक्की का अमल तेज़ करना होगा, बलूचिस्तान में देर पा इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना होगा। GHQ में 7वीं नेशनल वर्कशॉप के से उन्होंने ये बात की है। ISPR इस बारे में आगाह कर रहा है। वर्कशॉप का मकसद मुस्तक़बिल क़ियादत बलूचिस्तान से मुतालिक बेहतर आगाही फराहम करना है। तो ये एक सोच नज़र आ रही है सिविल मिलिट्री लीडरशिप में, क्योंकि जाहिर है कि वहाँ के अमन अमान से अब जुड़ा हुआ है सारा मामला, और आर्मी का बड़ा रोल है, बड़ी शहादतें भी हैं। अब पहले से ज़्यादा वहाँ पे मामला जो है हसासियत है। पहले मामला था पाकिस्तान से रिलेटेड, बलूचिस्तान के जो मामला थे, जो अंदरूनी खलफशार था, वहाँ पे जो अलहदगी की तारीख जो चल रही थी, या जो नाराज़ या BLA या जो BRA वहाँ पे काम कर रहे थे, जो दहशतगर्दी हो रही थी, इंडिया भी स्पॉन्सर कर रहा था, सारी चीज़ें, उसको तो पाकिस्तान जो है उसको निपट रहा था, पाकिस्तान उसका विक्टिम बन रहा था। अब जब CPEC आया है तो इस हवाले से अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है तो उसमें चाइना जो है वो भी बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होगा, और चाइना भी इसका विक्टिम यकीनन CPEC की वजह से बनेगा। तो इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर जो बदअमनी है या खलफशार है, हमेशा के लिए उसको कला कमा किया जाए। और इसके लिए यकीनी बात है
कि वहाँ पे जंग नहीं की जा सकती, कोई इस तरह के हालात नहीं पैदा कर। जब एक तरफ तरक्की हो रही है, जब एक तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी होगी, तमाम जो महरूम जो इलाके रह गए हैं उनको हम कनेक्ट करना चाहते हैं। 731 अरब रुपए के 131 मनसूबे जो वो कह रहे हैं मुकम्मल कर रहे हैं, और सूबाई हुकूमत का तरक्याती प्रोग्राम 180 अरब का है। तो ये सारे मनसूबे वहाँ पे उस वक्त हो सकते हैं जब वहाँ पे इस्तेकाम होगा, स्टेबिलिटी होगी, जब पहाड़ों के ऊपर बलूच नाराज जिनको BRA या BLA जो है वो और अफगानिस्तान के ज़रिए जो भारत का अमलदारी है वो सारी ख़त्म एक ही सूरत में होगी कि जब वहाँ पे बलूच जो नाराज़ हैं उनको इस कौमी इदारे के अंदर शामिल किया जाएगा, उनको रोज़गार दिए जाएंगे, उनको जॉब्स के अंदर उनको लाया जाएगा, तालीम के अंदर उनको लाया जाएगा, और खुशहाली के इस सफ़र के अंदर उनको अपना ऑन बोर्ड किया जाएगा। तो इसके लिए आर्मी भी यही चाहती है, वज़ीर आज़म जो है उन्होंने भी यही बात की, आर्मी चीफ ने उसको आज इंडोर्स कर रहे हैं। तो बात तो वही है कि सारे बलोच जो नाराज हैं उनको एक पेज पर लेके आया जाए और कौमी धारे के अंदर उनको शामिल किया जाए। बाबर डोगर साहब, इस दफा कैसे ये मुख्तलिफ होगा? माजी में कई दफा ये हो चुका, हम भुट्टो दौर से ये देख रहे हैं, उसके बाद मुशर्रफ दौर में भी देखा, अकबर बुगटी जो है जिस तरह से उनका कत्ल हुआ, ये सब कुछ हमने देखा है। तो उसके बाद अब देखें, अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जिस तरह से हमने कोशिश की गई, चीन के सफारत खाने पर, ये सब कुछ हो चुका है। अब क्या ये वजह है कि फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जो भारतीय नेटवर्क था वो काफी हद तक तोड़ दिया है, तो ये चाहते हैं कि इस मौके से फायदा उठाया जाए कि अब भारत का नेटवर्क कमजोर रहा है, अफगानिस्तान की सूरत हाल बदल रही है, तो उससे पहले एक दफा इनको एंगेज करके कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सके जो काबिल अमल हो? उसामा साहब देखें, बलूचिस्तान का जो सबसे अहम हल है, बलूचिस्तान इशू का जो हल है वो मुज़ाकरात ही हैं। नाराज़ जो बलोच हैं उनको कौमी धारे में लाया जाए, कौमी सियासत में लाया जाए, लेकिन ये कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। अब वो मुझे एक बात बताएं, ये गवर्नमेंट ने जो अभी रिसेंटली इन्होंने जो मुज़ाकरात किए और मैंगल साहब के साथ, अख्तर मैंगल साहब के साथ 6 नुकात पे उन्होंने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया, गवर्नमेंट में वो ज्वाइन कर गए, लेकिन उन 6 नुकात पे अमल दरामद ही नहीं हो सका, जिससे वो नाराज़ होकर फिर वापस चले गए। अब ये तो वो बंदा है जो कि कौमी धारे में आ चुका है, इलेक्शन लड़ चुका है, उसके साथ जो कमिटमेंट की गई है वो पूरी नहीं की जा रही। तो जो नाराज़ बलोच जो पहाड़ों पे बैठे हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, उनसे जो बातचीत की जा रही है अल्टीमेटली किसी पॉइंट पे होगी, कुछ नुकात पे होगी, कुछ शराइत पे होगी। असल चीज़ ये है कि वो शराइत जो है उन पर अमल दरामद करना। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट किसी ऐसी शर्त पे हामी ना भरे जिस पे वो अमल दरामद नहीं कर सकती, जिस तरह से अख्तर मैंगल साहब के साथ हुआ। और अगर जो शराइत पे हामी भर लेती है फिर उसको हर सूरत में पूरा करे। ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, इशू मिसिंग पर्सनस का होगा, बलूचिस्तान के हकूक़ का होगा, वहाँ पर डेवलपमेंट का होगा, इससे आगे क्या मांगेंगे वो? यही चीज़ें हमें जो मांगेंगे। मेरा मसला ये है कि जिस तरह खल साहब ने कहा, एक और बड़ा इशू है। मालिक साहब जब वज़ीर आला थे तो उन्होंने बरामदा बुख्ती जो है उससे मुज़ाकरात शुरू किए और किसी हद तक उनको मुज़ाकरात की टेबल पे ले आए, बातचीत भी की और गवर्नमेंट की आशीर्वाद से की, इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से की गई। लेकिन उस वक़्त सरफराज बुख्ती साहब वज़ीर दाखिला थे बलूचिस्तान के, उन्होंने इस पर शदीद एतराज़ उठा दिया, शाहज़ैन बुख्ती ने शदीद एतराज़ उठा दिया। इवन मेरा मतलब मरी चंगेज़ साहब जो हैं उनके भाइयों के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, उन्होंने कहा जी अगर मेरे भाइयों से मुज़ाकरात करने हैं तो फिर मैं गवर्नमेंट को क्विट कर जाऊँगा। तो ये भी एक इशू है कि जो लोग, अब सरफराज बुख्ती साहब को पता है कि अगर बरामदाग आ गया तो फिर मेरी सियासत का क्या बनेगा, शाहज़ैन को है कि मेरी सियासत का क्या बनेगा। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें देखनी होंगी, एक सीरियस डायलॉग करना होगा। और डायलॉग समझ ये बड़ा सीरियस इशू है कि डायलॉग जब आपने करना है, जिन कंडीशंस पे करना है, जो कंडीशंस आप मानेंगे फिर आप उनको पूरा करें, ताकि बाकी जो लोग हैं इसको देख के वो भी शामिल हों। अब जब आप अख्तर मैंगल के साथ जो आपने कमिटमेंट की वो पूरी नहीं करेंगे, वो अलहदा हो जाएगा, तो बाकी लोग जो है वो फिर गवर्नमेंट से क्या तोको रखेंगे। तो मैं तो मेरी जो है कि वो ये है कि गवर्नमेंट जो भी कमिटमेंट करे, मुज़ाकरात के जरिए ये मसला हल होना है। बलूचिस्तान की सूरत हाल बड़ी सेंसिटिव है, गवर्नमेंट को इसकी सेंसिटिविटी का पता है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इस तरफ इशारा किया, जो उन्होंने इशारा किया कि वो उस वक़्त किया जब मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि ये मुज़ाकरात अप्रैल से स्टार्ट हैं और नाराज, मैं उनके नाम नहीं ले सकता, लेकिन नाराज बलोचों के साथ, नाराज सरदारों के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं।
जब हो चुके इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है, उसके बाद फवाद चौधरी ने अनाउंसमेंट की है आज, और अभी आप देख रहे हैं कि आर्मी चीफ जो है वो भी इस पे बात कर रहे हैं। तो इसकी सेंसिटिविटी को समझें। मुज़ाकरात जो हैं वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं और खासी हद तक आगे जा चुके हैं। मेरी दुआ है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, क्योंकि इसी के जरिए से बलूचिस्तान में अमन होना है, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट होनी है। दूसरी उसामा साहब, ये जो गवर्नमेंट बार बार डेवलपमेंट का खेल खेलती है ना, ये बंद कर दें, यहाँ करवा दें। फिर पार्टी का दौर था 1000 अरब, नून लीग का दौर था 1000 अरब, अब ये नया दौर है, इन्होंने एक तरह 1000 अरब की बात की, एक 750 अरब की बात कर दी। तो वो कब लगाएंगे कि लोग वहां के इंतजार कर रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर खुद माने कि बलूचिस्तान की सीटें तो फैसलाबाद डिवीजन से कम है, और सच फैसलाबाद डिवीजन से नहीं, उस बलूचिस्तान की सीटें 14 है, लाहौर की सीटें 14 है, लाहौर के बराबर है। लाहौर का डेवलपमेंट का बजट 150 अरब से ज्यादा है, और बलूचिस्तान का भी बजट 150 अरब रुपए है। अब मुझे एक सेकेंडली उसामा साहब, दूसरी बात जो प्राइम मिनिस्टर माने वो बड़ी अहम है कि बलूचिस्तान की सीटों के हवाले से जो बात की है, तो सर उसकी सीटें बढ़ाएं। मैंने नवाज शरीफ से ये पूछा, सवाल किया था कि मियां साहब बलूचिस्तान की सीटें 14 है, लाहौर की सीटें 14 है, अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने कोई डेवलपमेंट करानी तो वो लाहौर में कराएगा, बलूचिस्तान में क्यों कराएगा? मेट्रो बनेगी तो लाहौर में, ऑरेंज लाइन बनेगी लाहौर में, क्योंकि एक लाहौर में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सारी सीटें मिल जाएंगी। बलूचिस्तान इतना बड़ा है, वहाँ पे 30-40 अरब लगा, पता ही नहीं चलना, तो वहाँ पे इसीलिए लगाते कि 14 सीटें वो वैसे मैनेज हो जाती हैं। तो वन टाइम लेजिस्लेशन होनी चाहिए। अभी भी बिल जो है वो इलेक्शन रिफॉर्म का आगे पास है, ठीक है। बलूचिस्तान स्पेसिफिक लेजिस्लेशन करें, और बलूचिस्तान में आबादी का क्राइटेरिया जो उसको खत्म करके वहां पे डिस्ट्रिक्ट का क्राइटेरिया कर दें, डिवीजन का क्राइटेरिया कर दें, और उसकी सीटें कम से कम 30-35 होनी चाहिए। अच्छा। ताकि उसका कोई पॉलिटिकल वेट बने। अभी 14 सीटों के साथ उसका पॉलिटिकल वेट बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बात यह है कि वो जिस तरह आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सेनेट इसलिए बनाया गया कि वहां पर चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी इन्हीं मसाइल से। सेनेट के पास है क्या चेयरमैन? सेनेट के पास क्या? चले मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं। सर, मैं खुद एक हुकूमती शख्सियत मिल चुका, उन्होंने मुझे बताया, अब चूंकि कोर्ट नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा नाम ना ले। हाँ जी सर, अरबों रुपया हर मेंबर को दिया गया, अरबों रुपया, बलूचिस्तान से चाहे एमपी है, एमएनए है, सेनेटर है, हर बंदे को पैसे। मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे, आप मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे। मेरा मतलब है नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी या इमरान खान, सर ये बलूचिस्तान कोयटे पे क्यों पैसे लगाएंगे? मैं तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। जिस तरह लाहौर में पैसे लगते हैं, जिस तरह कराची में पैसे लगते हैं, जिस तरह फैसलाबाद में पैसा लगता है, रावलपिंडी में पैसे लगते हैं, बलूचिस्तान में कोयटे में क्यों लगाएंगे जहाँ पे एक सीट है? गवर्नमेंट पैसे वहां पे लगाती है, ये सरदारों को तो ब्राइब देके खरीद लेते हैं, उसका तो फायदा बलूचिस्तान के वहां को हो ही नहीं रहा। अरबों रुपया जो उनको दिया गया वहां पे जब वो नहीं लगा वहां पर, ये भी तो है ना बात, जो अरबों रुपया एमपी एमएनए को दिया गया वो वहां पर नहीं लगा बलूचिस्तान में। ये मसला है। 60-70 लाख आबादी है साहब, मैं इसीलिए कह रहा हूँ लाहौर की 1 करोड़ से ज्यादा, जो लोग ये बात कराची की 2 करोड़, वहां की बराबर की सीटें हैं, उन बराबर की सीटों का अवाम को कोई फायदा नहीं है। वो फायदा तब होगा जब वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन के लिए सीटें बढ़ाई जाएंगी। जब वहां पे सीटें बढ़ाई जाएंगी तो वहां पर जो एमपीज हैं, एमएनएज हैं, वो अपने इलाकों की डेवलपमेंट के लिए पैसे मांगेंगे। अब आपने 20 सेनेटर कर लिए, वो 20 सेनेटर में से 90% लाहौर में रहते हैं, कराची में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, वो तो कोयटे जाते ही नहीं है, उनका लेना देना ही नहीं है। तो वो किस कॉन्स्टिट्यूंसी पे पैसा लगाएंगे? मेरा आपसे सवाल है कि जिस बंदे की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, जिसने लाहौर में बैठ के, इस्लामाबाद में बैठ के सीट मैनेज करनी है, वो कहां से पैसे लगाएगा? अभी आपके सामने जहां पे वो बलूचिस्तान से ये आई हैं कि अरबों रुपया लगा और सीटें जो है उनकी बंदरबांट हो गई। ठीक है, बलूचिस्तान में ऑल जो पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात होती है या अपोजिशन की बात होती है, तो बलूचिस्तान की पार्टी में मिसाल फजलुर रहमान साहब, महमूद अचकजई, इनके भी काफ़ी वहाँ पर वोट बैंक है। और अब एक और मसला आ गया अपोजिशन को कि उनकी एक APC होनी थी, वो भी नहीं हो पा रही। अब इसकी वजूहात अजीबोगरीब हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। हत्ता कि मरीम तो कह रही है कि जी जहाँ शहबाज शरीफ हो वहाँ मरीम की ज़रूरत नहीं है। तो असद खरल साहब, ये क्यों ये मसला बन रहा है अब कि चाहते तो हैं गिराएं? आज तो मरीम साहिबा ने ये तक कह दिया कि जी ये अल्लाह बेहतर जानता है कि इमरान खान की हुकूमत कब तक है, वरना तो पहले खुद कहती थी जनवरी का सूरज नहीं उन्होंने देखना, ये बस अब गई, वो पूरी डेट्स देती थी, लेकिन अब वो कह रही हैं कि ये अल्लाह को पता है। अच्छा, एक तो ये बात है कि जो बिलाकर आज उन्होंने कहा है कि जो कमान मुझे मिली है, जो यानी जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की जो कैंपेन चलानी है,
इस हवाले से एक तो उन्होंने वो जा रही हैं वहाँ पे। दूसरा जो एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो उनका बयान है। यानी उनका बयान आज मैं देख रहा था कि जाले वोट की इज्जत वाले और कठपुतली दोनों का बंदोबस्त कर देंगे। तो यानी ये बेसिकली तो ताक के वो तो नून लीग के ऊपर बात कर रहे हैं। जी। और यानी वो कह रहे हैं कश्मीर का सौदा मंजूर नहीं और हमारे जाले अपनी शादियों में मोदी को शिरकत की दावत नहीं देते, ना बीजेपी की दुआएं। यानी वो नून लीग और पीटीआई दोनों के खिलाफ उन्होंने बात की है। दूसरी जानब आपने एपीसी की बात की है कि शहबाज शरीफ की अभी परवाज उनकी होने से पहले ही वो जनाब वहाँ पे मनसूख हो गई है और ये भी सारी सूरत हाल आपके सामने नजर आ रही है। अब ये हर दफ़ा फजलुर रहमान और जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का फड्डा हो जाता है। मुझे याद है इससे पहले भी एक दफ़ा इनकी लड़ाई हो गई थी कि जी अब ये तहरीक चलानी है, काफ़ी अर्सा पहले की बात है। तो उस वक्त हो गया था मजहबी कार्ड पर लड़ाई हो गई थी और बाकायदा बिलावल से बड़ी तल्ख कलामी हुई और अवामी नेशनल पार्टी के लोग बीच में आए कि जी ये ना करें, हमने एक मुश्तरका कोई इलामिया देना है, ये बड़ा मसला बन जाएगा। तो उन्होंने कहा जी मजहब कार्ड ना इस्तेमाल देखिए तो मामला बिलावल उस पर खड़े हो गए तो बड़ा मसला बन गया था। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं कि वो सारे मामलात को लीड करें। बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ जरदारी उनको स्पेस नहीं देना चाहते उस तरीके से जो मौलाना फजलुर रहमान साहब लेना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब की जानब से इसलिए गो एड मिला हुआ है कि नवाज शरीफ साहब को पता है कि मेरे पास तो कोई है नहीं कुछ, मैं तो बाहर बैठा हूँ नाहल हूँ, मेरी जो साहबजादी है उसके पास भी कुछ नहीं है। तो वो जो स्पेस देना चाहते हैं, जो मौलाना साहब को वो चाहते हैं, वो पीपल पार्टी की तरफ से जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो उनको मिल नहीं सकती। शहबाज शरीफ साहब है वो इसलिए वो अपने मतलब के लिए उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं ताकि किसी तरीके से नून लीग का जो एक फैक्शन है या जो एक बड़ा धड़ा है या कौमी लीडर के तौर पर अपने आप को मनवाने के चक्कर में। अब आप देख लें कि ये जो आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन होगा उसके अंदर भी यही होगा कि वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब पीछे होंगे और आगे आगे मरियम साहबा जो सारे मामले को लीड कर रही होंगी। अब मरियम साहबा का ये बयान कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने नवाज शरीफ और मेरी नुमाइंदगी की है। अच्छा, आप अंदाजा लगा लें इसका मतलब क्या है, आपको हर बंदे को समझ आ जाती है। यानी नुमाइंदगी की जाती है लीडर की, उसका तर्जमान करता है। यानी वो खुद कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ टोडी है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो कह रही जिस तरह कायदा नवाज शरीफ के ना, वो तो कह रही है वो कायदा नवाज शरीफ उनके भी नुमाइंदे हैं और मेरे भी वो नुमाइंदे हैं। हाँ जी, यानी वो कह रही है नवाज शरीफ और मेरी उन्होंने नुमाइंदगी कर दी, तो लिहाजा जब उन्होंने मेरी नुमाइंदगी कर दी है, मेरे वो ये सर्वेंट वाली बात ही है या मेरे वो गुलाम है। तो अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कब तक भाई की गुलामी तो कर ही रहे थे, भाई साहब के आगे तो हाथ बांधे खड़े होते थे। अब भतीजी जो है वो भी कह रही है कि मेरी भी गुलामी आपको करनी पड़ेगी, इसी तनख्वाह पे आपको काम करना पड़ेगा। अब शहबाज शरीफ साहब को एक रास्ता चुनना पड़ेगा अल्टीमेटली कि वो नवाज शरीफ साहब की तो चलो ठीक है वो गुलामी करेंगे, करते रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि मरियम साहबा के इस तरह के बयानात भी ओपनली है। फिर शाहिद खान अब्बासी साहब ने शहबाज शरीफ साहब सदर है पार्टी के, लेकिन उन्होंने उनकी बात को नेगेट कर दिया, उनका वो जज्बात में आ गए। शहबाज शरीफ साहब ने कहा ना कि एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान के अलावा कोई चॉइस नहीं है। ठीक है जी जी। अब उसके बाद यानी शहबाज शरीफ का ये बयान है, शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि वो जज्बात में आकर उन्होंने बात कर दी है। मरियम साहबा से जब ये सवाल किया गया तो उस हवाले से उन्होंने कहा जी वो चूंकि उन्होंने वजाहत कर दी है, ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर अच्छा ये तो शाहिद खान अब्बासी साहब और भी बड़े बयान दे रहे हैं, ये भी कि जी एस्टैब्लिशमेंट के पास चॉइस कोई नहीं है, इमरान खान के अलावा तो हम अभी बनना नहीं चाहते चॉइस, फिर ये कि जी हम तो माहिर हैं इलेक्शन रिगिंग में। लेकिन आज मरियम साहबा ने बड़े दिलचस्प बयान दिए हैं। एक तरफ वो कह रही हैं कि जी मुंतखब नुमाइंदों के रास्ते में ना आएँ और ये इलेक्शन जो है कोई भी इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर हो तो नून लीग के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। आज़ाद कश्मीर का भी वो इस तरह कह रही हैं। फिर कहती हैं जी पीडीएम ने बड़े अहम मकासद हासिल कर लिए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ हाईलाइट हुई वो कह रही हैं कि जी डील का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी जद्दोजहद के बाद बाबर डोगर साहब डील कैसी, अगर ये अभी जब ये बजट पास हुआ है तो अगर लोग नहीं आए तो इसमें डील का तासुर देना बड़ा गलत है। और मरियम ने कहा कि इस वक्त नून लीग आपके सामने खड़ी है, मरियम है नून लीग, तो आप बात करें। तो वो तो कह रही है कि सब सेंट्रिक मैं हूँ हर चीज़ की तरफ से। और मुंतखब नुमाइंदे मुझे नहीं समझ आई कि फिर असम्बली के मुंतखब नुमाइंदे का क्या होगा। वो आज़ाद कश्मीर के लोगों का असम्बली के मुंतखब नुमाइंदों की बात कर रही हैं, लेकिन जो कौमी असम्बली है उसका कोई लेना देना नहीं मुंतखब नुमाइंदों से। समझ सब दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इक़्तिदार की जंग तो आपको पता है वो तो है,
मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ और उसके बाद मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज, ज़ाहिर बात है कि शहबाज शरीफ नून लीग के सदर हैं, वो वाहिद बंदे हैं शरीफ ख़ानदान में, वो और हमज़ा जो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं, और जो एक अपोजिशन लीडर है नेशनल असम्बली में, दूसरा सूबाई असम्बली में। मरीम तो कौंसल का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकती, तो वो अब सबसे ज़्यादा जो मरीम को चीज़ परेशान कर रही है, शहबाज शरीफ पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरह से मरीम को सियासत से मैं आउट करूँ, ताकि मैं एक नए बयानी के साथ आगे बढ़ूँ, एक नए चेहरे के साथ, एक नए पेज के साथ, एक नई मुस्लिम लीग के साथ मैं आगे चलूँ और अगले इलेक्शन में हम उसमें उतरें। मरीम किसी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। मरीम ने ये वाज़े कर दिए, उन्होंने ये क्लियर कर दिए कि जनाब जो मर्जी हो जाए शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर तो मैं आपको नहीं बनने दूंगी, या तो हमें खेलने का मौका दें, हमें भी इन करवाएं, अगर आप हमें इन नहीं करवाएंगे तो आपको आपकी बारी मैं नहीं लगने दूंगी। ये तो बड़ा क्लियर हो गया। अच्छा। अगर मरीम ने शहबाज शरीफ की बारी लगानी होती कि ये आप ठीक है, आप अगली दफ़ा आप इलेक्शन को लीड करें, आप आगे चलें, तो फिर मरीम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में ज़बरदस्ती अपनी एंट्री ना डलवाती, फिर मरीम खामोश होती हैं, आराम से घर में बैठती हैं और शहबाज शरीफ को मौका देती हैं, वो सदर है, लीड कर रहा है, चलें ठीक है आप लीड करें, आप इलेक्शन लड़ें, क्योंकि मरीम का तो कोई चांस ही नहीं है, इलेक्शन वो लड़ नहीं सकती, इलेक्शन लड़ने के वो अहल नहीं है। नुमाइंदों का क्यों कह रही है कि उनके रास्ते में ना आए? खुद वो काउंसलर भी नहीं, आप इलेक्शन लड़ सकती ना है कोई, तो वो कह रही जी खुद है नहीं और कह रही मुंतखब नुमाइंदों के रास्ते में ना आए, तो वो खुद तो कह रही है इनको गिरा, पहले तो कहती थी गिरा दें, अब तो खैर वो कह रही है मकासद। और दूसरी चीज़ जो है समझ साहब, एक चीज़ की क्लैरिटी फिर पार्टी को भी हो गई है और नून लीग को भी होगी कि ये गवर्नमेंट नहीं जा रही, ये अब क्लैरिटी है, बिलावल को भी है और शहबाज शरीफ को भी है कि ये गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही, इसलिए इसको गिराने के लिए जो जोर लगाना है वो फजूल है, वो बेकार है। अब ना तो नून लीग और पे पार्टी में कोई आपस में अलाइंस है, ना ये एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, ना इन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ना है, तो अब दोनों जो है उनको इकट्ठा बैठने का फायदा कोई नहीं है, अनटिल और अनलेस कोई ऐसी चीज आ जाए जिसमें दोनों की मुशावरत जरूरी हो, दोनों का मिलकर हासिल हुए। पीडीएम के वो कह रही हैं कि बहुत बड़े बड़े मकासद हासिल कर लिए उन्होंने, बकौल उनके के मकासद मैं आपको बताता हूँ मकसद क्या था। मकासद यही थे कि नवाज शरीफ बाहर जाए, इनको जो सजाएं मिली हुई हैं जेलों से ये बाहर आ जाएं, इनको कोई पूछे ना, और वो मकासद उन्होंने पूरे कर लिए। वो नैब के केसेस कहाँ गए? शहबाज शरीफ आउट, मरियम आउट, शहबाज आउट, नवाज शरीफ लंदन में, तो मकासद तो उनको मिल गए। यही मकासद थे ना कि नैब देखे मरियम पे भी केसेस हैं, मरियम को सजा हुई है, उनकी बेल हो गई। शहबाज शरीफ जो थे वो बंद थे, उनकी भी बेल हो गई, वो सियासत करते फिर रहे हैं। हमजा पे इतने सीरियस चार्जेस हैं, इतने सारे नैब में केसेस हैं, वो भी बड़े मज़े से बाहर बैठे हुए हैं। इससे बड़ा मकसद क्या है? पहला मकसद तो ये था कि वो बाहर निकलें, वो बाहर सारे निकल चुके हैं। अब आगे जो मकसद होगा वो है कि सियासत में एंट्री, मरियम चाहती है सियासत में एंट्री हो, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। इसके लिए अब दोनों ट्राई कर रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों आगे मूव कर रहे हैं, लेकिन पहला ऑब्जेक्टिव जो था वो तो बड़ा कामयाबी से उन्होंने हासिल कर लिया। असल ये था, ये हुकूमत गिराना कभी था ही नहीं असल खैर साहब, आपके ख्याल में? असल ये था कि गिराने का मकसद तो मुझे तो समझ नहीं आती है कि बढ़त के अलावा कुछ भी नहीं था। अगर हुकूमत गिराने का जो सीरियस मूव थी उसके लिए था इस्तीफे देते, आप सड़कों पे आते, ना आपने इस्तीफे दिए, ना आपने धरना दिया, ना आपने लॉन्ग मार्च किया, तो फिर हुकूमत के अभी भी जो स्वाद में जलसा हुआ है, अभी आगे जलसे होने हैं, वो फिर किस लिए? पीडीएम के जलसे तो एक मोबिलाइजेशन है, हर पार्टी जो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ती है, और चूंकि एक आजाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन है, और ये देखें ना, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई भी आप देख लें, क्योंकि कभी भी ये गैर फितरी इत्तेहाद है। जो आप पीडीएम का प्लेटफॉर्म हो, एपीसी का प्लेटफॉर्म हो, वो एक दिन के लिए तो हो सकता है, एक इशू के ऊपर तो हो सकता है, एक एजेंडे के ऊपर तो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो देखें ना, ये आपस में ही एक अगर पार्टियां एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ले, पीपल्स पार्टी नून लीग को एक्सेप्ट करे तो वो खत्म हो जाएगी, नून लीग पीपल्स पार्टी को एक्सेप्ट करे तो वो खत्म होगी। एक दूसरे के खिलाफ बयान भी देंगे। एक तरफ भी बात सुने, एक तो जरदारी साहब लाहौर में थे कि एंटी नून लीग जो वोट बैंक है, जो नून लीग का वोट बैंक है, उसको हासिल करने के लिए एक अलायंस बनाएगा, नून लीग का वोट बैंक हम तोड़ें, और दूसरी तरफ अलायंस किस तरह चल सकते हैं दोनों चीजें। और शहबाज जी तो वैसे ही पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करते, तो ये एक नेचुरल चीज है। और ऊपर से इनको पता है कि इलेक्शन गवर्नमेंट कहीं जा नहीं रही, अब अगला साल इलेक्शन का साल है, तो तैयारी शुरू कर दें। अच्छा, चूंकि न्यूज़ अपडेट्स का वक्त होने वाला है, तो एक बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग की कि पीडीएम का मकसद ये था कि चलो कुछ केसेस में इनको सहूलत मिले, वो मिल गई, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब को तो वो सहूलत नहीं मिल रही। उनके लिए तो अब और मुश्किलात पैदा हो गई हैं, क्योंकि उनकी ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्त जो थी
वो मुस्तरद हो गई है और वही न्यूयॉर्क में का केस है। इस बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ एक और केस सामने आया। केस तो बहरहाल पुराना है, कल हमने इस पर डिस्कशन भी की थी। प्रॉपर्टी का केस है, बड़ा बज़ाहिर सादा सा नजर आता है कि जी न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी है आपकी, आपने किस तरह से खरीदी, कहां से आपके पास इसकी दौलत आई थी, पैसे आए थे, और ये कहते जी वो तो काफी अरसा पहले हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया, बेच दी। लेकिन फिर भी अगर बेची भी तो वो आई कैसे आपके पास? इसी तरह होता रहा है। सरे महल का हम सुनते आए जनाब बचपन से ही, और वो सरे महल है ही नहीं जी, हमारा है ही नहीं, और फिर बाद में पता चला कि बेच दिया गया है, और फिर ओन भी किया कि हमारा था लेकिन अब हमने बेच दिया है। यही कोई किस्सा इस किस्म का है। लेकिन फारूक नाइक साहब पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ उन्होंने दरखास्त दी ज़मानत कबल गिरफ्तारी की, क्योंकि एकदम फिर खौफ है कि आसिफ जरदारी साहब गिरफ्तार ना हो जाए। लेकिन वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त मुकालमा हुआ है असद करल साहब, और उसके बाद ये अब मामला आगे चला गया, क्योंकि कमिटमेंट दी है शायद कि 1-2 दिन में आ जाएंगे जरदारी साहब। देखिए, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास ये दरखास्त थी कबल गिरफ्तारी की, यानी जमानत कबल गिरफ्तारी, जमानत कबल गिरफ्तारी की जो दरखास्त थी। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि मुलजम की अदम हाजिरी की बिना पर हम अगर उनको बेल दे देंगे तो ये गलत मिसाल जो है कायम होगी, जिस पर फारूक नाइक ने कुछ केस ला का हवाला भी दिया, कुछ सुपीरियर जो कोर्ट्स का, कि इसके मतलब माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि मुल्ज़िम की गैर मौजूदगी में जमानत दे दी हो तो अच्छी मिसाल उन्होंने कहा कि नहीं होगी। बहरहाल इस पर फारूक नाइक साहब ने कहा कि हम कल उनको पेश कर देंगे। अच्छा, तो जाहिर बात है जमानत हो जाएगी, ये जो मुझे लग रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स वगैरह उन्होंने वहाँ पे मुंसलिक की हैं, जो झूठी सच्ची जो भी बनाई है, तो जमानत उनको मिल ही जानी है। दूसरी बात यह है कि जो साथ उन्होंने एक पटिशन के साथ एक मुंसलिक किया नैब को, जो जवाब दिया, नैब का जवाब जो है उन्होंने जो दिया है, नैब ने उनको कहा था कि फलां डेट तक इस चीज़ की आप 6 दिन के अंदर ये जवाब दे दें। उसमें उन्होंने कहा है कि न्यूयॉर्क फ्लैट पर मालूमात इकट्ठी करने के लिए 1 माह का वक्त दिया जाए, यानी वो आपकी एक प्रॉपर्टी को उसामा साहब आपसे पूछा जाए कि जनाब आपकी ये प्रॉपर्टी, इसके बारे में बता दें। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि पहले को 15-20 दिन गुजर गए, अभी वो कहते 1 महीना और हमें दें। इस तरह है जैसे कोई नए कागज नहीं बनाने होते, कोई प्रिपेयर करने हैं झूठे सच्चे। तो ये तो हो सकता है टाइम, वरना अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपने डिस्पोज ऑफ की है, या आपकी है या थी, तो आपके पास तो कागज होने चाहिए, और वो तो कोई इतना मुश्किल नहीं। आप देखें अमेरिका में या यूके में आप प्रॉपर्टी की वो अपने वो डालेंगे गूगल पे भी, तो आपको लैंड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट जिस तरह ये यूके में है, इस तरह अमेरिका में प्रॉपर्टी नंबर आप डालेंगे तो वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, तो वो आप दे दें। असल मसला क्या है, अब मनी ट्रेल का मसला है, जो कि इस हवाले से कि जो ज़राए आमदन थे, ये प्रॉपर्टी खरीदी गई, वो किस पैसों से खरीदी गई, उसके लिए झूठा सच्चा केस बनाएंगे। अब ये प्ली बारगेन के वाले से भी जो माशाल्लाह ये जो जाली अकाउंट्स के वाले से, ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा ये फलंदा है कि 33 अरब कुल रिकवरी हो रही है। और डीजी रावलपिंडी जो नई मंगी साहब बता रहे हैं कि सरकारी राजी के जरिए 31 अरब रुपए वसूल किए। सिंध नूरियाबाद पावर कंपनी और सिंध ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी, उनके वाले से टेक्नो मेन है, कांटेक है, और फिर इसके जो साहब अदालत मुल्जमान आरफ अली और आसिफ महमूद की वो है 2 अरब 13 करोड़ की प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर हुई है। फिर सिंध स्पेशल इनिशिएटिव डिपार्टमेंट की जानब से मैसर्स हारिश एंड कंपनी है, उनको गैर कानूनी ठेका देने के रेफरेंस में इसमें अदालत ने 20 अरब रुपए प्ली बार्गेन की दरख्वास्त की वसूली जो है वो की है। फिर पाकिस्तान स्टील मिल की मलकीती ज़मीन की खुर्द बुर्द है, उसके अंदर हमाद शाहिद है, अब्दुल गनी, तारक बेग, मोहम्मद इकबाल, तौसीफ आमिर, सिराज शाहिद और एहसान लाई 20 अरब की वो प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर हुई है। रोशन सिंध के मुकदमा मुलजमान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैसर जफ़र इंटरप्राइजेज, नदीम यूनस, अब्दुल सत्तार कुरैशी, साबिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये जो सारे मुख्तलिफ मुलजमान हैं, इनकी जानब से ये जो वदूद जो इंजीनियर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जाफर साबिक डिवीजनल अकाउंटेंट, लेकिन ये 200 हैं जरदारी साहब से, दीगर लोगों से, ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम है, वही बार्गेन्स भी हो रही हैं, पैसा भी रिकवर हो रहा है। ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम जिसमें वो ओमनी ग्रुप वगैरह सारे इनकी अपने उनको सब्सिडियां दी, पैसे आ रहे हैं, मगर डायरेक्ट जरदारी साहब की तरफ से नहीं आ रहा है। चंदा है, अहमद मुस्तोई, गुलाम सरवर की 82 इशारिया इससे ज्यादा मिलियन की प्ली बार्गेन की दरखास्त मंजूर हुई है।
तो पैसा इसमें काफी बैंक रिकवर हुआ है। अकाउंट्स में अच्छा, लाख के बाबर डोगर जरिए साहब, 100 के करीब जो है वो इसमें वसूल किए गए हैं। तो 33 अरब रुपए की रिकवरियां हुई हैं, लेकिन जरदारी साहब फिर भी बेगुनाह है, उनका कोई इसमें तल्लक नहीं है। सिंध बैंक उन्होंने नहीं लूटा, समिट बैंक का उनका साथ कोई तल्लक नहीं, ओमनी ग्रुप का बिल्कुल यकीनन उनके साथ तल्लक नहीं होगा, सब्सिडी भी पता नहीं कौन दे गया, किसको दे गए। तो ये सारी जो चीजें हैं, उसके बावजूद आप कहें कि 11 साल मैंने जेल काटी लेकिन सबूत कुछ नहीं, ये सारा 33 अरब किधर से आ गया? अब ये बात आपने जो छेड़ दी है असद खरल साहब के, 1 महीने का वक्त मांग लिया, तो बाबर डोगर साहब ये तो अब अजीब बात है कि गोशवारों में नहीं, टैक्स नहीं, दिखाया नहीं, तो बाज़ औक़ात हमें तो यहाँ बैठे हुए बड़ा सीधा सा केस नज़र आता है कि एक बंदे की प्रॉपर्टी है, वो मान रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी है, और उसने वो ना जाहिर की है, ना उसने जो जाहिर ही नहीं की, तो उसने बताना क्या था कि कहाँ से मैंने ख़रीदी, किस तरह ख़रीदी, पैसे भी नहीं। तो अगर बाहर की अदालतें हों तो बड़ी तेज़ी से इस पर अमल दरामद हो सकता है, मेरे ख्याल ये है। मैं भी पढ़ रहा था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के हवाले से कि जी वो 100 साल तकरीबात हैं, तो वहाँ पूरा एक आर्टिकल आया हुआ, मुझे अब सही तरह नहीं याद, लेकिन ये सदर शी जिनपिंग के दौर में कोई लगभग 14 या 16 लाख लोगों को करप्शन में सजाएं दे दी गई। अंदाज़ा लगाएं आप, इतनी तेज़ी से चंद सालों में। लेकिन हमारे यहाँ उस तरह से सिस्टम नहीं बन पाया। उसामा साहब, ये बड़ी सारी सादी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि नैब ने जो ये उनको बुलाया है, तो ये तो नहीं हो सकता कि नैब को हेयर से पे बुला लिया हो कि जी जरदारी साहब की न्यूयॉर्क में फ्लैट है, अच्छा जी ठीक है फ्लैट है तो उसको बुला लें, इस तरह तो नहीं हो सकता। वो तो अल्टीमेटली डिनाई तो नहीं उन्होंने किया, कोर्ट में इसका मतलब मान तो लिया उन्होंने, मान लिया। अब मसला खाली मानने से तो नहीं हल होना, मसला तो ये है कि जब आपने मान लिया तो फिर आपने उसको अपने एसेट में शो क्यों नहीं किया। जो चीज़ मेरी है, चाहे वो एक दिन के लिए भी है, मुझे अपने एसेट में शो करनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ से पाकिस्तान से पैसा न्यूयॉर्क कैसे गया, किस चैनल से गया, हुंडी से गया, बैंक से गया, किस लीगल ट्रांजैक्शन थी, इलीगल ट्रांजैक्शन थी। और फिर जब बेचा भी तो उससे जो रकम हासिल हुई उसका क्या किया, वो भी तो आपका असासा ही होगा ना, वो भी तो आपको आपका असासा है, वो कहाँ पर है, क्या वो जो रकम बेची, वो जो रकम है, क्या वो अपने एसेट्स में शो की कि मेरे पास इतने पैसे आए हैं। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ गोशवारों में नहीं रिफ्लेक्ट हुई, ये गोशवारों में नहीं है, ना इसका पता है कि कब ये फ्लैट खरीदा, ना बताया गया कब ये बेचा, ना इसको अपने गोशवारों में शो किया गया, ना ये बताया कि ये पैसे वहाँ पर कैसे पहुँचे, अब वो पैसों का स्टेटस क्या है। तो ये सारी चीज़ें जरदारी साहब को डिस्क्वालीफाई करने और सज़ा के लिए काफ़ी हैं कि आपने गोशवारों में अपने एसेट शो नहीं किए, ना इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में शो किए, ना FBI के गोशवारों में शो किए, और इसको छुपाया प्रॉपर्टी को, और प्रॉपर्टी को छुपाने के सिलसिले में बहुत सारे MNA जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। मैं आपको डिटेल दे सकता हूँ कि जिस गुजरावाला के एक MNA थे, उन्होंने सिर्फ अपनी बीवी के एसेट छुपाए थे, वो भी दूसरी बीवी के एसेट छुपाए, और उसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसमें जरदारी साहब की जान बचना इतना आसान नहीं है। अगर इतना ही आसान होता, मेरा मतलब एक चीज़ जो है वो क्लियर है, मैंने गोशवारों में शो किया, तो फिर ये बार बार हाई कोर्ट में भागना, बेल के लिए अप्लाई करना, सारा कुछ करना, ये सारा करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। सर सरे महल में भी तो इस तरह नहीं था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि वो आप कहते रहे जी सरे महल इनका है, वो कहते जी हमारा है ही नहीं, बाद में जब बेच दिया तो कहा जी हमारा था, हमने बेच दिया, तो उसका क्या कर लिया आपने, कुछ भी नहीं कर सके। इसी तरह से ये केसेस तो पुराने हैं और चलते रहे हैं, फिर दोबारा जो अकाउंट थे उसके बारे में ये कहा जी कि वो हमारे नहीं है, जब सारे एविडेंसेस सामने आ गए, जब पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो स्विस कोर्ट्स में चली गई, स्विस कोर्ट ने जब इनको बुला लिया तो उसके बाद उनको जनाब लेटर मांग दिए, वो बाद में रखवा दिया केस, बाद में जनाब दोबारा उसको रीओपन किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर ने खत लिखने से इनकार कर दिया। तो टेक्निकल ग्राउंड पर आप उससे बचे, यानी कि ये चीज नहीं है कि हो गया, तो फिर आपका कोई पैसा नहीं है, टाइम पार्ट होने का इंतजार किया गया, पैसे हैं, अरबों डॉलर हैं, लेकिन आप वो केस ही नहीं करना चाह रहे, ना आप बताया आज तक कि आपके पास ये अरबों डॉलर स्विस बैंकों में किस तरह से आ गए। सबको पता है कि नहीं बता सके कि ये अरबों डॉलर आपका स्विस बैंकों में पड़ा है, कैसे आ गया, किस तरह आ गया, तो कोई जरूरत ही नहीं बताने की, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे तो हालात तो ये हैं, मुझे एक बात बताएं, हालात तो ये हैं, ये इतने पावरफुल लोग हैं, इतने तगड़े लोग हैं, और ये इन्होंने अदालतों को इस तरह से उलझा देते हैं। अब FIA में जाके हमजा शहबाज ये कहते हैं कि जी मुझे तो पता नहीं मेरे अकाउंट में पैसे कौन डाल गया, आप में मुझ में और खैर साहब हम जाके ये बात करें तो कोई इसको तस्लीम करेगा?
कि FIA आपको वहाँ से वापस आने देगा? आपको हथकड़ी लगा के अंदर बैठा लेंगे कि भाई ये तू इतना मामा देख ले कि तेरे अकाउंट में अरबों रुपया आ गया, तुझे पता ही नहीं है। तो ये लीडर इस तरह की बातें करते हैं। शहबाज शरीफ साहब, उनसे सवाल पूछा जाए, वो जनाब अपने प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर देते हैं। जब उनसे कहा जाता है ये आपके मुलाजमीन के अरबों रुपया है, आपके जाती मुलाजमीन के, तो वो कहते हैं जी मैं तो उनको जानता नहीं, मुझे पता ही नहीं है। आपको इस पर बात करना चाह रहे थे। सवाल ये भी है ना कि ये जो प्री बार्गेन्स हुई हैं जाली अकाउंट्स केस में, इसमें भी तो जरदारी साहब बड़े लोगों के नाम है, तो रिकवर तो पैसा हो रहा है, सिर्फ ये कि बराह रास्त उनकी तरफ से नहीं आ रहा। आप मुझे बताएं कि मरकजी मुलजम है, पहले भी फेक अकाउंट्स का मकसद कंसेप्ट ही क्या था कि बेनामीदारों के जरिए सारी ही आपने करप्शन नहीं, उन अकाउंट से वही अकाउंट जा रहे हैं। ये बड़ा सादा तरीका है, बकरे लिए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या खर्चा ये बड़ा सादा तरीका है कि ओमनी ग्रुप या जितने भी लोग जो फ्रंटमैन थे उन्होंने फौरी तौर पे अपना जुर्म माना। जरदारी साहब को बचाने के लिए उन्होंने प्री बार्गेन कर ली कि ये लेकिन आप ये पैसे पकड़े, मैं मरकजी मुलजिम हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ये आपके पैसे आ गए, अब मुझे माफ कर दें। अब इससे कि इन्वेस्टिगेशन आगे जाती और ये चीजें आगे की तरफ चलती, उन्होंने पहली स्टेज पे उसको सारे केस को जरदारी साहब तो फिर कहेंगे ना कि जनाब मेरे खिलाफ तो कुछ नहीं हो सका साबित। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं, यूनुस कदवाई का मैंने नाम देखा कि जी वो फ्रंटमैन है मुबैना तौर पर, वो कनाडा भागा हुआ है। हाँ जी, कनाडा बाहर बैठा रहेगा जी। मंजूर कादिर काका है, वो बाहर बैठा रहेगा। मुश्ताक अहमद कोई है जो उनके साथ कई दिहाइयों से जुड़ा रहा, जो प्रेसिडेंट हाउस में भी साथ रहा, वो कई उसने पता नहीं 80 के करीब दौरे किए हैं बाहर के जरदारी साहब के साथ। से ज्यादा तो वो उसने के दौरे हैं, वो भी तो अभी लोग हैं, उनका भी अभी तो कुछ होना है। अच्छा जनाब, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अमेरिका किस तरह से भागा है, यानी कानो कान किसी को खबर नहीं होने दी अपने इत्तेहादी अफगानिस्तान की फोर्सेस को नहीं, रफू चक्कर रात की तारीकी में अफगानिस्तान से। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। अमेरिका की तारीख बड़ी अजीब है। जिस मुल्क में गए हैं वहाँ तबाही फैलाई है, नहीं पहले उस पर अटैक किया है, उसके बाद कभी वहाँ पर आपने देखा नहीं कोई बेहतरी का काम नजर आया हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बना कर गए हो, कोई निज़ाम बना कर गए हो। लाखों लोगों का कत्ल हो गया और उसके बाद अमेरिका वहाँ से निकल गया। इराक में आप देख लें, शाम में आप देखें, अब अफगानिस्तान आप देखें। हत्ता कि अफगानिस्तान की सबसे अहम जो जगह थी अमेरिका के लिए, अफगान फोर्सेस के लिए, बगराम एयरबेस, उसको अमेरिकी फोर्सेस ने खाली किया। अफगानिस्तान की हुकूमत को भी पता नहीं चला, लाइट्स बंद की और उसके बाद निकल गया। और फिर क्या हुआ, लूट मार शुरू हो गई। और तब जाकर अफगान हुकूमत को पता लगता है, अफगान कमांडर को पता लगता है और शिकायत करते हैं कि जी हमें बता तो देते, यानी खाली पड़ा हुआ है पूरा एयरबेस और वहां पर लोग आए और लूट मार करके चले गए और हुकूमत कुछ भी ना कर सकी। हुकूमत तो इसलिए भी कुछ नहीं कर पा रही कि 1000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग ताजिकिस्तान भाग गए पनाह लेने के लिए तालिबान के खौफ से। और तालिबान कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा अजला पर कब्जा, यानी आधे अफगानिस्तान से ज्यादा बाकायदा तालिबान कह रहे हैं कि हमने कब्जा कर लिया है। बाकी कई जगहों पर यानी जुज़वी तौर पर मामला चल रहे हैं, लेकिन 200 पर तो बाकायदा कब्जा हो चुका है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। और अब आके तालिबान कह रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात का सोच रहे हैं, हम मुज़ाकरात का हुकूमत से सोच रहे हैं। शायद वो चाहते हैं कि ज़्यादा इलाके पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए, जब वो काबुल तक महदूद हो जाए हुकूमत, उनको कहें जी अब आओ मुज़ाकरात के लिए। तो असद खरल साहब, ये इससे बेहतर नहीं अमेरिका कर सकता था? 20 साल थे, 20 महीने लगा देते कि इन चले। आपने किया कि अमेरिका ने तालिबान से मुज़ाकरात किए और जनाब एक मुआहिदा किया कि अच्छा आप अलकायदा और दाइश और इनको नहीं पनपने देंगे अपने इलाकों में, और उसके बाद निकल गए। आप पहले अफगान हुकूमत के साथ सारे धड़ों को साथ मिलाकर कोई एक मुज़ाकरात करवाते, कोई एक एग्रीमेंट होता कि आइंदा इस तरह से चलेंगे सारे जहां पर हों, किसी भी तरह के इलेक्शन पर किसी चीज़ पर तो मनवाया जा सकता था ही नहीं। और अब सिर्फ तबाही। अब पाकिस्तान कह रहा है जी हम ईरान की तर्ज पर अच्छा बॉर्डर ना क्रॉस हो, वहां पर हम कैंप लगाएंगे, वहीं पर इनकी इमदाद की जा सकती है। अब पाकिस्तान जैसे ममालिक का क्या कसूर है कि तबाही अमेरिका करे और भुगते पाकिस्तान? देखिए यही होता है, लेकिन अमेरिका मफाद परस्त है, वो अपने ज़ाती जो है मफाद के लिए जो कुछ करना है वो करता है। अभी आप देखें कि 1-2 दिन, अभी कल की बात है, ये परसों मैंने प्रोग्राम में बताया था कि ये बगरामा एयरबेस खाली करेंगे और ये सितंबर से भी पहले भाग जाएंगे, ये जो अमेरिकी फोर्सेज इस तरह भागते अमेरिका। तो मामला ये है सुपर पावर कहता है अपने आप को, और वैसे भागा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हमने बता दिया। मामला ये है कि अब जिस तरह 421 ज़िले हैं और उसमें से भी 200 से ज़्यादा ज़िलों पे उनका कब्जा हो चुका है। 34 अगर सूबों की बात की जाए तो वहाँ पे भी उनके 34 सूबों के 200 ज़िला पे कब्जा हो चुका था। अब तालिबान के तर्जमान ये कह रहे हैं कि हम एक तहरीरी मुसवदा बना रहे हैं
और 1 माह तक मे भी वो मसवदा भी तैयार हो जाए, और वही 1 माह का मसवदा जो टाइम वो बना रहे हैं ना, वो बेसिकली उस वक्त तक शायद तकरीबन बाकी 200 ज़िलों के ऊपर भी कुछ ज़्यादातर ज़िलों पे कब्जे भी कर लेंगे, जो सूरत हाल चल रही है और जिस तेज़ी से वो कब्जे कर रहे हैं। और कब्जे तो यकीनन ज़्यादा होंगे जब आपके नए जो अमरीकी वहाँ पे जो कमांडर है, अभी अफगान कमांडर है, उसको बगराम एयर बेस खाली नहीं करते हुए रात की आपने लाइटें बंद करके आप भाग रहे हैं वहाँ से, तो उसको भी नहीं आप बता रहे। इसका मतलब यह है कि उनको अब किसी पे ट्रस्ट अमेरिकन को नहीं रहा, और वो खौफजदा इसलिए अभी यहाँ भी थोड़ी सी भी अगर भुनक निकल गई इस चीज़ की, तो हमारे शायद जो इनखला है, ये इधर ही लोग हमारे जो है ना मारे न जाए कहीं, वो भाग रहे हैं। अब जिस तेज़ी से वो भाग रहे हैं उसी तेज़ी से अफगान जो तालिबान है वो कब्जा कर रहे हैं उन आगे इलाकों पे। तो अब जो वहाँ पे कठपुतली एक गवर्नमेंट है, उसकी हैसियत तो है नहीं कुछ, वो थी अमेरिकन फोर्सेस की वजह से। अमेरिकन फोर्सेस तो खुद उल्टे पाँव भाग रहे हैं, तो लिहाजा अब तालिबान जो है उनके रहमो करम पे होगी अफगान हुकूमत। अफगान हुकूमत ने भी इस चीज़ को खुश आइंद करार दिया है कि तालिबान अगर ये कह रहे हैं कि बाकी हम तहरीरी मसौदा बना रहे हैं और हम मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, तो ये तो बहुत खुश आइंद बात है। लेकिन मेरा ख्याल है उस वक्त तक वो बहुत ज़्यादा पावर में आ चुके होंगे, और जब ज़्यादा पावर में आ चुके होंगे तो फिर जाहिर बात है जो मुज़ाकरात होंगे वो तालिबान की मर्जी के होंगे। एक और खबर आई, अमेरिका को कोई दिलचस्पी है नहीं। वो अगर ये कहे अफगान जो अभी हुकूमत है, ये सेटअप है कि हमें अमेरिका बचाएगा, हमें हुकूमत बना के देगा, हमारी हुकूमत यहाँ पे कायम करवाएगा, तो अमेरिका तो इससे कोई गर्व नहीं, वो अपने बंदे उसने निकालने हैं। फौजी जो है उनको एम्बुश में मार दिया गया, अफगान तालिबान ने घेरा किया, उसके बाद खत्म। तो बाबर डोगर साहब वो कहते हैं कि आप पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात करते हैं, तो ये तालिबान की अब स्ट्रेटजी है कि वो दिखाएं कि भाई स्ट्रेंथ में हम हैं, ये हमारी शराइत मान लो। यानी अमेरिका को जिन्होंने अपनी शराइत मनवा दी, तो वो अब अफगान हुकूमत क्या करेगी उनके आगे? उसामा साहब, एक टाइम था कि जब सारी दुनिया ये कह रही थी, चाइना ये कह रहा था, रशिया ये कह रहा था, पाकिस्तान ये कह रहा था कि अफगान गवर्नमेंट जो है वो, जब अमेरिका ने पुल आउट का फ़ैसला किया तो अफगान गवर्नमेंट जो है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए, वहाँ पर नए इलेक्शन कराए जाएँ जिसमें तालिबान जो है वो भी शिरकत करें, और जो जीत जाए उसको इक़्तिदार ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये एक बड़ी माकूल चीज़ थी, लेकिन उस वक़्त की जो कठपुतली गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में, वो इस चीज़ पे किसी सूरत पे आमादा नहीं थी। वो ये चाह रहे थे कि नहीं, ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करेगी और जो अगला टर्म आएगा उसमें देखा जाएगा, और वो अमेरिका से ये चाह रहे थे कि अमेरिका इस गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन दे और इस गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा करवाए। हालांकि इस गवर्नमेंट, ये जो मौजूदा अफगान गवर्नमेंट है, काबुल से बाहर तो इसकी रिट ही नहीं है। काबुल है, जलालाबाद है, 2 या 3-4 शहर है, उसके बाद तो इसकी कोई रिट ही नहीं है। बाकी सारे अफगानिस्तान पे तो तालिबान की गवर्नमेंट थी, तालिबान या उनके अलाइज की गवर्नमेंट थी या इंडिपेंडेंट वारलॉर्ड थे। अब तालिबान जो हैं, अब अमेरिका यहाँ से चला गया। अमेरिका यहाँ तो अमेरिकन गवर्नमेंट इन पे प्रेशर डालती, यहाँ पर इसका कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढा जाता, अमेरिका स्टेक होल्डर्स को बैठाता, जिसमें रशिया भी था, पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था, तालिबान भी थे, एक पेज पे एक टेबल पे बैठते, वहाँ पर सारे मिलके इंडिपेंडेंट यूएनओ के तहत इंडिपेंडेंट इलेक्शंस करवाए जाते। उन इलेक्शन में जो भी जीते था, चाहे वो तालिबान जीते या ये जीते, उसको इक़्तिदार सारी दुनिया के सामने ट्रांसफर किया जाता है। अफगान तालिबान का जहाँ कब्जा हो रहा है, लोग वहाँ कह रहे हैं कि चलें किसी एक की तो यहाँ गवर्नमेंट आए, यानी वो कहते हैं हम जंग से तंग आ गए हैं। तो अब अफगान तालिबान जहाँ उनका कब्जा हो रहा है, चलो जी किसी एक का तो अच्छा, अब शायद कुछ बेहतरी आ जाए। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क क्या करें? तालिबान तो अब वो खुद वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जी अब तो अमेरिका जब चला गया, उन्होंने फतह डिक्लेयर कर दी, मेरी बात वो सुन ही नहीं रहे। वो कहते हैं हमने तो सारा अफगानिस्तान हमारे अंडर आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा था कि काबुल में जो भी इलेक्ट होके आएगा हम उसके साथ मुज़ाकरात करेंगे। अब सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। जर्मनी, जितना भी नेटो फोर्सेस हैं, वहाँ तमाम उनके अपने लोग जो हैं वो ये चीज़ मान रहे हैं कि तालिबान जो है वो हाफ से ज़्यादा अफगानिस्तान पे उनका कब्ज़ा हो चुका है, और तालिबान के सामने ये काबुल की कठपुतली गवर्नमेंट ठहर नहीं सकेगी। वो जब चाहेंगे इस पर कब्ज़ा कर लेंगे। वो सिर्फ इंतज़ार करें कि अमेरिका जो है काबुल से जो ही बाहर निकलेगा वो यहाँ पर एंटर हो जाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया जो पीछे बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की और काबुल में जो गवर्नमेंट थी उसका वो सबसे बड़ा पार्टनर था, इंडिया ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। तो ये एक रियलिटी है कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान पे काबिज हो जाएंगे, उन्हीं की गवर्नमेंट बनेगी। आखिर में 6-7 लाख एक्सपेक्टेड हैं कि लोग आएंगे। अब पाकिस्तान कह रहा है कि जी नहीं, वो बॉर्डर तक ही वो रहें,
तो वहाँ पर कैसे इंतजाम किए जाए? वहाँ एक कोई खैमा बस्ती, इतनी बड़ी बस्ती नहीं, पूरा शहर होगा 6-7 लोगों का, उनका किस तरह से खाने पीने का इंतज़ाम? वहाँ पर बच्चे होंगे, औरतें होंगी, गरीब लोग, किस तरह पाकिस्तान उधर जाकर सारा कुछ कर सकेगा? साहब 7 लाख जो लोग हैं, किस तरह आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे इंतज़ाम तो करना बहुत मुश्किल है। और ये जो बात, अगर ये जितना मर्जी आप फेंस लगा लें, जो मर्जी आप कर लें, वहाँ से ये नकल मकानी होनी है। और जिस तरीके से ये जब अमेरिका भाग रहा है, देखे अमेरिका तो अपने फौजियों को वहीं पर प्रोटेक्ट कैंप नहीं लगा कर रहा। देंगे, बॉर्डर एरिया में ही कैंप्स लगा देंगे जहां पर इनको रखा जाएगा। देखिए 7 लाख लोगों को कैंपों में रखना, उनकी खुराक का बंदोबस्त करना, सर आए ना अमेरिका दे ना। मसला है, अमेरिका क्यों देगा? अमेरिका तो अपने बंदों को, अमेरिका तो भाई जिसने फैलाई है, जिन्होंने उनको बच्चों को मारा है, जो उसकी जिन लोगों को बेरोजगार किया है, उनको सर मेल न्यूट्रिशन का शिकार कर दिया, वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं छोड़ा। यानी अफगानिस्तान ऐसा लगता है कोई 200 साल पुराने कोई इलाका हो, वहां जाके देखें। खाली करने का मकसद क्या है? सब तो निकल गए ना, तो बचा ये है कि वो जाना चाह रहे हैं, वो किसी सूरत नहीं रुकेंगे। और उनको जब वो चले जाएंगे, अब तो सिर्फ एम्बेसी तक तो होंगे, उनको क्या है, पाकिस्तान जाने, सारे निकल गए अमेरिकी फौजी, अब जिन्होंने पीछे रहना था बस वही रह गए होंगे। पाकिस्तान जाने और ये भी यहाँ से जाएंगे, अमेरिका यहाँ पे अपना कोई मेन खाली कर दी है। अब तो उन्होंने सारा अपना रखा होगा। आप जो कह रहे हैं जिन्होंने इधर रहना था, इधर कोई नहीं रहेगा, यहाँ से सारे जाएंगे। अगर रहना होता ना, बगराम एयरबेस खाली ना कर दिया, इसका मतलब ये है कि जब तक अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आती, अमेरिकन यहाँ पे अपना कोई स्टाफ नहीं रखेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर या तो तालिबान जो है इनको इंश्योर करके जाएंगे, वो इसकी सिक्योरिटी करें, उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे, या फिर वो उस वक्त तक एम्बेसी खाली रखेंगे जब तक कि अफगानिस्तान में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ जाती। नहीं, जो इस तरह से कह रहे थे कि हम अमेरिका में आपको वेलकम ये कि तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और वगैरह वहां पे चाहते हैं किस तरीके से अड्डे शड्डे मिल जाए उनको, लेकिन वो भी नहीं देंगे। मैं नहीं समझता, बहुत मुश्किल है क्योंकि रूस का इन्फ्लुएंस वहां भी है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।